हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 12। हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमर। ओके, स्टीरियो आइसोमर को ऑलरेडी हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है। जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में आपको डिफरेंस बता रहे थे, तो हमने बहुत डिटेल में वहाँ पर बताया था आपको कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि वो आपको पता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या था स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर में? स्ट्रक्चरल में क्या था, जैसे नाम से ही क्लियर है कि स्ट्रक्चर मस्ट बी डिफरेंट। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, जो बेस्ट एग्जांपल था, एग्जैक्ट सूट कर रहा था वहाँ, कि अगर आपको किसी ने हाथ काट दिया यहाँ से, ठीक है, आपको नहीं मतलब किसी को भी, तो किसी का मान लो हाथ कट गया और पैर भी कट गया, और फिर डॉक्टर ने क्या किया, उसको हाथ की जगह पैर को, वो डॉक्टर कैसा था, वो पागल था या उसने ड्रिंक किया हुआ था, तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे थे। तो हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ रख दिया था। ठीक है, तो हाथ की जगह पैर को यहाँ पर सेट कर दिया और पैर की जगह हाथ को सेट कर दिया था। तो उसको हम लोग बोले थे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, क्योंकि बॉडी का मास तो उतना ही रहेगा, है ना, तो आइसोमर तो है। बेसिक जो आइसोमर का क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल हो रहा है। तो आइसोमर के लिए कंडीशन जो था वो तो है, बट कौन सा आइसोमर, ये था क्वेश्चन। तो अगर हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ रख दिए तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है बॉडी का। बट स्टीरियो में ऐसा नहीं था। स्टीरियो में कैसा था, स्टीरियो में स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा था। मीन्स अगर हाथ कट हुआ है, ठीक है, तो हाथ को हाथ की जगह, और अगर पैर भी कट हुआ है तो पैर को पैर की जगह ही रखना था। ठीक है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या था, तो डिफरेंस ये था कि स्ट्रक्चरल में तो समझ गए कि हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ रख दिए। बट स्टीरियो में क्या था, हाथ अपनी जगह ही है जहां से कट हुआ है और पैर पैर की जगह है। तो इसका मतलब तो पहले जैसा ही, ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा। तो फिर डिफरेंस क्या आया, ऐसा नहीं है। स्टीरियो में क्या था, हाथ को आप हाथ की जगह रख रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे हाथ रहता है, ठीक है, सीधा, वैसा नहीं रख रहे हैं। आप हाथ को क्या करें, उल्टा घुमा दे रहे हैं, ठीक है, या हाथ को ऐसे उल्टा करके ऊपर की ओर फिक्स कर दे रहे हैं, या पैर को ही मान लो अपनी जगह ही रख रहे हैं, बट उसको अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करके, उल्टा घुमा करके आपने, मतलब डॉक्टर ने, किसी ने भी फिक्स कर दिया है। तो देखो, हाथ हाथ की जगह ही है और पैर भी पैर की जगह ही है, तो स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या, जो जहां से कनेक्टेड था। मीन्स अगर कोई हम कंपाउंड लिए तो जो बॉन्ड है जिससे बना हुआ, ठीक है, मान लो कार्बन से कोई बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड फिक्स रहेगा, उसी कार्बन से रहेगा अटैच, लेकिन स्पेस में उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हाथ कट कर दिए और फिर हाथ को यहीं पर हम फिक्स कर दिए, तो हाथ अपनी जगह ही है, लेकिन अब वो नॉर्मल जैसा नहीं है, जैसा नॉर्मल होता है। हाथ कैसा है, ऐसा टेढ़ा हो गया मान लो, ठीक है, या पैर ही उल्टा हो गया, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में पैर को फिक्स कर दिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर में क्या है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं होता है, बस स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हाथ अगर उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में अगर फिक्स हो गया, तो देखो स्पेस में अगर हाथ को ऐसे अगर उल्टा डायरेक्शन में, अब तो ऐसे तो हम नहीं करके दिखाएंगे, हाथ अपोजिट हम कैसे कर लें। तो मान लो ये हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में करके और ऊपर ऐसे करके और इसको उल्टा घुमा के और फिक्स कर दिया, तो एक तरह से ऐसा जैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो अभी देखो, हाथ जो है यहाँ से बॉन्डेड था पहले, कट होने से पहले, अभी भी वहीं से बॉन्डेड है, इसी पोर्शन से, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो गया है। ठीक है, पहले नॉर्मल जैसा था, अभी ऐसे दिखेगा, या पैर को उल्टा अगर है तो वो नॉर्मल जैसा नहीं दिखेगा, पहले जैसा, ओरिजिनल जैसा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। अब इसमें टाइप्स, तो इसका बेसिक मीनिंग तो हम समझ लिए। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर क्या है वो तो पहले से हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने आपको ये एग्जांपल से बता भी दिया, तो आपको आइडिया अब लग गया होगा कि स्टीरियो आइसोमर क्या है एग्जैक्टली।
तो हम आते हैं इसके टाइप्स पर। इसका टाइप्स है दो, कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल। तो फिर क्वेश्चन है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो ये है क्वेश्चन कि दोनों का मीनिंग क्या है, तो हम देखेंगे वन बाय वन। कन्फिग्रेशनल के फिर दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं कन्फिग्रेशनल और कन्फॉर्मेशनल को, ठीक है। कन्फिग्रेशनल आइसोमर क्या है? which cannot be interconverted from one form to another form without breaking any bond। तो देखो कन्फिग्रेशनल क्या है? which cannot be interconverted from one form to another form without breaking any bond means विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए आप जो है क्या, विच कैनॉट बी इंटरकन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बिना बॉन्ड को ब्रेक किए आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कन्फिग्रेशनल आइसोमर। और वो स्टीरियो आइसोमर का पार्ट होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इसी का पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसा स्टीरियो आइसोमर जिसका वन फॉर्म दूसरे फॉर्म में विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, बिना बॉन्ड ब्रेक किए नहीं जाए, ठीक है। कोई भी बॉन्ड, एनी बॉन्ड है ना, कोई भी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ही वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में अगर आप पहुंच रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कन्फिग्रेशनल आइसोमर है, ठीक है। नेक्स्ट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अब इसमें देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे इस दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या है? विच कैन बी, देखो इसमें क्या था, विच कैनॉट बी, इसमें है विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। तो इस बार देखो तो डिफरेंस तो पता चल गया आपको दोनों में क्या है। इसमें क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बिना बॉन्ड को ब्रेक किए आप नहीं जा सकते, बट इसमें पॉसिबल है, विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। तो बिना बॉन्ड को ब्रेक किए, एनी बॉन्ड, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए अगर वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाना पॉसिबल है, देन इट इज कॉल्ड कन्फॉर्मेशनल। ओके, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अभी आपको डिफिनेशन से अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। तो आते हम लोग एग्जाम्पल पर। अब देखो जैसे ये है 1 2, अब इसमें देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम ये तो मान के चलते हैं कि आपको ये पता है कि इसका शेप कैसा होगा, ये कैसा है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है वो भी आपको पता है, ये इतना हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि आपको ये आता है। तो बताओ ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, और इसका भी sp2 है, तो दोनों sp2 है। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये एंगल कितना होगा? अगर sp2 कार्बन है तो वहाँ पर एंगल होता है कितना, 120, ठीक है। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो अप्रॉक्स होगा। तो ये जो है ये कैसा होगा, ये होगा ऐसा, जैसा बोर्ड पर दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही। तो ये ऐसा, ये कार्बन यहाँ है, ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, और ये यहाँ ये वाला कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन ऐसे मान लो, ये कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, और ये है क्लोरीन, और ये है हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो फिर यहाँ से ऐसे क्लोरीन और ऐसे हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ऐसा है, समझ में आया? ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन ऐसा है, और फिर यहाँ भी नहीं, तो यहाँ पर हम दूसरा मार्कर से आपको दिखाई दे रहे हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये प्लेनर है, ये प्लेनर है। अभी जैसे आपको ऐसे दिख रहा है वैसे ही ये देखो। अब तो अभी देखो इसमें दोनों क्लोरीन ऊपर है कि नहीं, और दोनों हाइड्रोजन नीचे है। तो ये सिचुएशन है ऐसा, दिख रहा है? ये एग्जैक्टली प्लेनर नहीं हो पा रहा है अभी, आप अब तो समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये जो रेड कलर का मार्कर है, ठीक है, दोनों रेड कलर का मार्कर है, वो ये दोनों क्लोरीन है, और ये जो ब्लू कलर का है मार्कर,
ठीक है, वो दोनों हाइड्रोजन है जो नीचे है दोनों, और ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है ना, ये प्लेनर। इसको अगर हम ऐसे रख दिए बोर्ड पर तो ये इस प्लेन में फिट बैठ जाएगा। इसका मतलब ये प्लेनर है, तो ये है प्लेनर। उसमें देखो, उसमें क्या है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन मीन्स ये लेफ्ट साइड का ये दोनों ऐसा ही है, बट यहाँ यहाँ क्लोरीन था ऊपर और हाइड्रोजन नीचे है, बट यहाँ रिवर्स हो गया है, यही ना। तो यहाँ पर क्या है, राइट साइड, इसको ऐसे घुमा दो, या इसको हम ऐसे टर्न करके दिखाते हैं। तो ये लेफ्ट साइड तो ऐसा ही है, फिक्स है, और राइट साइड जो है वो चेंज हो गया है, यही ना। तो नहीं तो हम आपके लिए अभी ये लेफ्ट साइड है ये वाला, तो इसको हम फिक्स रखते हैं और इसको ऐसे टर्न कर दिए, ठीक है। अब देखो ऐसा ही है, सेकंड है। तो इस बार देखो क्या है, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन ऊपर है, दिख भी रहा है आपको, रेड कलर का और ब्लू कलर का मार्कर, ये रेड क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो ये दोनों ऊपर है, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन नीचे है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सिचुएशन। तो सवाल ये है कि ये दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। पहले तो आपको ये जानना है, अभी हमने डिफिनीशन में क्या बताया था आपको, कन्फिगरेशनल के लिए, विच कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो देखो, इससे अगर आपको इसमें आना है, मीन्स इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करना है मॉलिक्यूल को, दोनों तो प्लेनर ही है, ठीक है। ये भी प्लेनर है और ये भी प्लेनर है। तो सेकेंड वाला है ऐसा, और फर्स्ट कैसा दिख रहा था, ऐसा, यही था ना, इसी को हम ऐसे टर्न किए थे। तो अब देखो, अगर हम ऐसे टर्न किए तो टर्न होना भी चाहिए ना, ठीक है। जैसे मान लो अभी हम हाथ से कर रहे हैं ऐसे, और हाथ हमारा अगर टर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर हाथ अगर ऐसे टर्न नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, हाथ को कट कर दो, फिर ले जाओ हाथ को पकड़ के जिधर भी ले जाना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको हाथ ये पीछे ले जाना है, नहीं हो पा रहा है, या कहीं पर ले जाना है पीछे ऐसे जगह पर जहां नहीं जा रहा है, अगर हाथ को कट कर दिया और दूसरा आदमी पकड़ के इस हाथ को जहां मन चाहे वहां ले जा सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो हम ऐसा एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, ये भी तो क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या है मीनिंग, अगर आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। इससे इसमें कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों, ये तो पता ही होगा। ये इसमें क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो ये है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो सब रीजन भी हम बता दिए थे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि वो सब आपको पता है। तो ये है परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड है ऐसा, ठीक है, ऐसा है सिग्मा बॉन्ड। इस दोनों के बीच में एक है सिग्मा और एक है पाई। नहीं तो हम इसको पाई बॉन्ड को मान लो हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर इससे इस फॉर्म में कैसे आएगा, जब ये रोटेट ही नहीं कर सकता है। इससे इसमें आने के लिए क्या होगा, इस दोनों को, इसको नीचे आना पड़ेगा और इसको ऊपर, तो ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, बट रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर आपको इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हो गया कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में, तो फिर रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो फिर रोटेशन हो सकता है, उसके बाद फिर से डबल बॉन्ड बन गया तो फिर ऐसा बन जाएगा। तो बताओ, इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, ये जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताओ कौन सा होगा, 1 और 2। अभी 3, 4 को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक ही बार आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा पेयर है जो कन्फिगरेशनल है और कौन सा है कन्फॉर्मेशनल। इस पर आओ 3, 4 पर। इस बार देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। तो सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, यही ना। ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ओनली सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, ओनली वन। तो इस दोनों के बीच में एक है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल है ही रोटेशन,
तो इस दोनों के बीच में रोटेशन होगा, तो ये कैसा होगा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, दो ऑर्बिटल ऐसे आया, इंड टू इंड ओवरलैप कर रहा था, यही ना। बट पाई बॉन्ड कैसा था, ऐसे परपेंडिकुलर साइड वाइज। तो अगर परपेंडिकुलर है पाई बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसे होगा इस केस में, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है तो ऐसे होगा। बट सिग्मा बॉन्ड कैसे होगा, सिग्मा बॉन्ड ऐसे होता है, इन टू इंड ओवरलैपिंग, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड में देखो रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप रोटेट भी कर दिए ना, इसको फिक्स करके अगर इसको घुमा दो, ऐसे रोटेट कर दो, तब भी ये ओवरलैप करेगा, तब भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये रोटेशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो देखो इससे इसमें इंटर कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, क्योंकि देखो उसमें क्या हुआ है, इससे इसमें कैसे कन्वर्ट होगा। अगर ये घूम सकता है, यहाँ रोटेशन पॉसिबल है, तो क्या करो, इससे इसमें देखो ये क्लोरीन ऊपर चला गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्लोरीन ऊपर चला गया यहाँ पर, तो इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे टर्न करो, रोटेट करो, तो रोटेशन इसमें पॉसिबल है। तो देखो जैसे इसमें इसको फिक्स करके और इसको किसी एक को फिक्स करो और दूसरे को ऐसे टर्न करो, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे ये हाथ ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा दो, तो अभी भी हाथ दोनों जो है टच में तो है ही। लेकिन अगर पाई बॉन्ड था, उसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसा है, परपेंडिकुलर ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ऐसे है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड यहां पर, अब इससे अगर इसमें कन्वर्ट होना है तो यहां रोटेशन होना चाहिए। तो देखो पाई बॉन्ड में अगर रोटेशन आप करेंगे तो एक को फिक्स करके अगर दूसरे को घुमाएंगे तो देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जैसे दो डंबल है, दो डंबल को आप ऐसे टकराओ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक को फिक्स करके एक को घुमा भी दो, ऐसे टर्न करो, रोटेट करो, तब भी वो टच में है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा ही। लेकिन अगर डंबल ऐसा है, ऐसे टच में है दोनों, ठीक है, पाई बॉन्ड बना रहा है, तो एक डंबल को फिक्स करके अगर एक को आपने रोटेट किया, ठीक है, इसको फिक्स करके अगर आप इसको रोटेट किए तो ओवरलैपिंग नहीं होगा फिर, ठीक है। तो जैसे ये हैंड को फिक्स कर दिया और इसको ऐसे रोटेट कर दिए, तो पहले ऐसे था तो ये देखो ये टच में था, ठीक है। अब अगर ऐसे कर दिए तो फिर अब ये टच में नहीं है, ये और ये दोनों हैंड, ये पोर्शन फिंगर्स मान लो। ऐसे ही अगर इसको आप टर्न किए तो अब ये दोनों, मतलब डंबल अगर होता तो ये टच में नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब इससे इसमें बिना बॉन्ड को ब्रेक किए, ठीक है, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए, जैसे ये, तो ये पाई बॉन्ड है, तो इसको अगर टर्न किए तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दो और फिर ऐसे टर्न करके फिर ये बॉन्ड बना दो, तो वैसा इससे इसमें ऐसे ही तो होगा कन्वर्ट। बॉन्ड को ब्रेक कर दो, फिर इसको टर्न करो और फिर से बॉन्ड बना दो, तो देखो समझ में आ रहा है। तो इससे इसमें हम लोग जाएंगे तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। बट इससे इसमें इजीली कन्वर्ट हो सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक किए बिना ही यहां पर रोटेशन हो सकता है। तो अब बताओ 1 और 2, 1 और 2 में क्या रिलेशन है और 3 और 4 में क्या रिलेशन है। तो सीधा दिख रहा है एग्जाम यहाँ डेफिनेशन से ही, विच कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कन्फिगरेशनल। तो बताओ कौन सा होगा कन्फिगरेशनल, 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 एंड 2 होगा, 1 एंड 2 आर कन्फिगरेशनल, ठीक है। और 3 और 4 क्या होगा, 3 और 4 में रोटेशन पॉसिबल है, बिना बॉन्ड को ब्रेक किए हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो यहाँ पर नहीं तो मेंशन कर लो कि इस केस में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ जो है रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल कर दो, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी।
आई होप कि कन्फ्यूरेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या था? कन्फ्यूरेशनल आइसोमर के दो टाइप थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हम लोग पहले देखेंगे अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स which differs in arrangement of atoms or groups around a bond are called GI, means geometrical isomer। तो ये क्या है geometrical isomer? Stereo isomers which differs in the arrangement of atoms or groups around a bond। तो bond के around arrangement of atoms और group में difference होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे geometrical isomer। अभी आपको क्लियरली समझ में नहीं आया होगा, तो एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। इट अकर्स इन कंपाउंड कंटेनिंग CC डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N एंड NN डबल बॉन्ड एज वेल एज इन साइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे, वो सब हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। कंडीशन फॉर GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या है कंडीशन? तो देखो, देयर मस्ट बी चेंज इन स्पेशियल डिस्टेंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो ये है कंडीशन, देयर मस्ट बी चेंज इन स्पेशियल डिस्टेंस, मीन्स स्पेस में जो है एटम्स और ग्रुप के बीच में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। ये है कंपल्सरी कंडीशन फॉर GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जांपल से। अभी देखो, इसमें और इसमें बताओ ये कैसा था? कंपाउंड प्लेनर था, अभी देखे थे। तो ये प्लेनर है। अब देखो इसमें और इसमें क्या है डिफरेंस? ये Cl और ये Cl, ये दोनों ही ऊपर है फर्स्ट में, बट इसमें देखो Cl है ऊपर और ये Cl है नीचे। तो देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ इस दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस देखें, तो मान लो इसको हम मान लेते हैं D1, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस 1, D1 से इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मान लो हम इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं D2, ठीक है। तो ये है मान लो D2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग D2 बोल रहे हैं। तो ये है D2, ठीक है। तो बताओ D1 और D2 सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये तो सीधा दिख रहा है, ये डायगोनली है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कम होगा इसके कंपेयर में। अभी हमने ये सीधा स्ट्रेट जो है नहीं लिखा है, आपने तो इसको स्ट्रेट लिख लो। ये होगा ऐसा, यहाँ से यहाँ तक सीधा अगर हम लिखे ऐसे, ठीक है। तो बताओ इस दोनों में ये छोटा होगा, ठीक है। तो ये छोटा होगा, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं हुआ। हमको कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। विच इज स्मॉलर और विच इज ग्रेटर ये नहीं पूछ रहा है। हमको बस ये देखना है इसमें कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा, मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन क्या है? पहले तो ये स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, सबसे पहली बात। स्टीरियो, अभी हमने पढ़ा स्टीरियो आइसोमर, उसमें हमने दो टाइप पढ़ा था, क्या? कन्फ्यूरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। तो कन्फ्यूरेशनल का ये पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कंडीशन? कि डिस्टेंस मस्ट बी चेंज बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स। तो यहाँ देखो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी जो भी है और यहाँ जो भी है, तो ये दोनों डिफरेंट होगा, समझ में आया। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आप बात करो तो इस दोनों को भी आप ले सकते हो। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखो, ये ज़्यादा होगा, ये डायगोनली है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, समझ में आया। D1 और D2 यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। तो क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये दोनों एग्जाम्पल पर, 3 और 4। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इस बार हमने क्या किया है, देखो इसमें और इसमें क्या है डिफरेंस। इस बार हमने 3 लिया है क्लोरीन, ठीक है, और
ये देखो, ये दोनों क्लोरीन सेम कार्बन से अटैच है। इसमें क्या था, इसमें देखो दोनों क्लोरीन डिफरेंट कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ था। देख लो, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। बट यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये दोनों क्लोरीन सेम कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, इसमें भी, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों में, यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे है और यहाँ हाइड्रोजन ऊपर है। तो अब थोड़ा सोच के बताओ कि ये दोनों मीन्स 3 और 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं। ठीक है, कंडीशन क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, क्या है कंडीशन कि देयर मस्ट बी चेंज इन स्पेशियल डिस्टेंस, स्पेस में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो अभी हमने बता ही दिया ऑलरेडी और दिख भी रहा है कि हाइड्रोजन इसमें नीचे है और इसमें ऊपर है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, सोच के बताओ कि इस दोनों में जो है ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा, ये सोचना है आपको। सोच लिए क्या है आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट को यही आया होगा आंसर कि यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, यही आया है ना। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। तो सवाल है ऐसा क्यों। एक बार बताओ, इसी को अगर आप ऊपर से जाके देखो, अभी यहाँ नीचे से दिख रहा है आपको, अभी अगर हम इधर नीचे से देखें तो हमको, या ऐसे सामने से देखें तो आपको क्या लगेगा, ये हाइड्रोजन नीचे है। अगर नीचे से देखें हम तो हमको लगेगा ये हाइड्रोजन हमारी ओर है। अगर सामने से देखें, जैसे आप अगर देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये हाइड्रोजन नीचे है, यही ना, और ये हाइड्रोजन ऊपर है। लेकिन कोई अगर इसी को अगर अपोजिट साइड से, इसी को अगर जैसे मान लो हम अगर इधर से देख रहे हैं, ठीक है, अपोजिट साइड से देखेगा फिर तो बस लेफ्ट और राइट में चेंजिंग आएगा। लेकिन अगर बेटर ये है कि आप इधर नीचे से अगर मान लो हम देख रहे हैं तो हमको क्या लगेगा, हाइड्रोजन हमारी ओर है और क्लोरीन अपोजिट साइड में, यही ना। हम अगर नीचे से देखें तो, और कोई अगर ऊपर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ऊपर से देखने वाले को हाइड्रोजन उसके साइड नहीं है, उससे दूर जा रहा है, उसके अपोजिट साइड है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको लगेगा हाइड्रोजन हमारी साइड है और ये क्लोरीन अपोजिट साइड। बट अगर हम ऊपर चले जाएं तो हमको क्या लगेगा, क्लोरीन हमारे साइड है और हाइड्रोजन अपोजिट साइड। बट कंपाउंड तो सेम है, कंपाउंड तो सेम है। आप अगर उसी कंपाउंड को अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि मॉलिक्यूल चेंज हो गया है। समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें और इसमें बेसिकली वही हो रहा है कि इसमें देखो, इसी को अगर आप रोटेट कर दो, इसी को अगर आप 180 से रोटेट कर दो ऐसे, तो ऐसा ही दिखेगा। अब कोई सोच रहा होगा यहां भी तो ऐसा होगा, यहां ऐसा नहीं होगा। आप देख लो करके। इसको अगर आप नीचे से देखो तो दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में दिखेगा, और अगर ऊपर से जाके देखें तो दोनों क्लोरीन आपको कैसा दिखेगा, आपके साइड, यही ना। नीचे से देखोगे तो दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में, मीन्स ये दोनों क्लोरीन सेम साइड, यही ना। तो अगर नीचे से आप देख रहे हो तो दोनों हाइड्रोजन है से आपके तरफ और ये दोनों क्लोरीन है अपोजिट में आपसे दूर। बट अगर इसी को अगर ऊपर से जाके देख रहे हो तो ये दोनों क्लोरीन आपके साइड है और ये दोनों हाइड्रोजन आपसे दूर। बट इसमें देखो, इसमें अगर आप नीचे से देख रहे हो तो देखो एक क्लोरीन आपके साइड है और एक हाइड्रोजन आपके साइड, और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन अपोजिट साइड मीन्स दूर। और ऊपर से जाके देख रहे हो तो देखो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन आपके साइड है और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन दूर है। तो ये दोनों सेम कैसे हो सकता है। इसमें क्या है, आप ऊपर जा रहे हैं तो आपके साइड दोनों क्लोरीन, और नीचे से देख रहे हैं तो दोनों हाइड्रोजन आपके साइड। लेकिन आप इसमें किधर भी जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, आपको दोनों क्लोरीन या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है, इस दोनों में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि ये दोनों क्लोरीन जो है डायगोनली जैसा है ना, ये डायगोनली। तो
ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, इसी को अगर आप 180 से रोटेट कर दिए, इसको मान लो अगर 180 से रोटेट किया, इसको ऐसे घुमा दो, तब भी ऐसा नहीं दिखेगा वो। समझ में आ रहा है? कोई सोच रहा होगा क्यों हम घुमाए? अरे 180 से रोटेट करने का मीनिंग ये है कि आप उसी मॉलिक्यूल को आप अपोजिट साइड से जाके देख रहे हैं। बात एक ही है ना। जैसे मान लो इसको मार्कर को आप इधर से ऊपर से देख रहे हो, तो ये जो है, ये कैप जो है आपके साइड है, और आप अगर नीचे से जाके देख रहे हो तो ये तो ये रहेगा आपके साइड, बट ये अपोजिट साइड। तो इसी को ऐसे घुमा दो, ठीक है। इसी को अगर ऐसे टर्न कर दिए तो फिर आपके साइड दिखेगा ये। तो या तो आप नीचे से देखो या ऊपर से देख रहे हो, या मॉलिक्यूल को ही 180 से टर्न कर दो, बात एक ही है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम आपको इससे समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये कितने हैं, 3 क्लोरीन है, ठीक है। तो 3 क्लोरीन है, तो उसके लिए हम ये लेते हैं 3 मार्कर, ठीक है। ये ऐसा और ये ऐसा, ये तीनों रेड कलर का ही दिख रहा है। तो ये मान लो क्लोरीन के लिए मैंने लिया है रेड कलर, ठीक है। तो ये ऐसा है, और हाइड्रोजन के लिए तो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, हम ले भी रहे हैं मान लो ब्लू ही। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा दिखेगा, प्लेनर है। अब देखो ये कैसा दिखेगा, ये देखो, ये तो फिक्स है ना। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ये टर्न ले लिया ऐसे, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो कोई सोच रहा होगा हाइड्रोजन का डिस्टेंस तो यहाँ इससे कम था और यहाँ अपोजिट में चला गया, ठीक है। कोई सोच रहा होगा ये पहले जैसा दिख रहा था, पहले ऐसे दिख रहा था ना, अब तो डिफरेंट दिख रहा है। तो ये ब्लू कलर का जो मार्कर है उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? अब देखो, ऐसा है ना, ऐसा अब पहले था ऐसा। अरे तो एक बात बताओ, हम इसको घुमा दिए ऐसे, इसको टर्न किए तो ऐसे दिखेगा। और अगर टोटल मॉलिक्यूल को ही अगर सबको टर्न कर दो, ठीक है, ऐसा है ये, और सबको टर्न करो। अब हमारा हाथ तो इतना टर्न नहीं हो सकता, तो आप एज्यूम कर लो, यानी तो हम ऐसे इसको टर्न किए, जैसे ये है, इसको टर्न किया था ऐसे, और इसको टर्न किए तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे, अब देखो, अगर मान लो ये ऐसा है, पहले से कैसा था, ये ऐसा था, और टोटल सिस्टम को अगर आप इस मॉलिक्यूल को ही, तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल को आप ऐसे घुमा दो, ऐसे टर्न करो, ठीक है। पहले ये ऐसे था, अब इस कंप्लीट मॉलिक्यूल को ऐसे आपने 180 से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, तो अभी ये प्लेन में है, ठीक है। अब देखो ये ऐसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को अगर आपने ऐसे टर्न कर दिया तो वो ऐसा दिखेगा। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आपने 180 से टर्न कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? आप अगर खड़े हैं या आप बेड पर सो रहे हैं, तो बेड पर सो रहे हैं तो मान लो ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में सो रहे हैं, तो इस मतलब अगर आप बेड पर सो रहे हैं तो मान लो ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में सो रहे हैं, ठीक है। तो ईस्ट के डायरेक्शन में आपका मान लो सर है और वेस्ट के डायरेक्शन में पैर है। तो अगर आप अब 180 से टर्न ले लिए, ठीक है, मीन्स एक दिन सोए आप बेड पर, जैसे मान लो ये बेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सर है और यहाँ पर पैर है, और किसी दिन अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स पैर आ गया यहाँ और सर आ गया यहाँ, तो क्या आप चेंज हो गए क्या? तो 180 से रोटेट करने से चेंज नहीं होता है, समझ में आ रहा है? तो ये 180 से अगर हम इसको रोटेट किए तो ये वैसा ही दिखेगा। इसको आप 180 से रोटेट करो तो ये मॉलिक्यूल वही रहेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल तो वही रहेगा, आपने सिर्फ इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, ऐसा नहीं बन जाएगा ये रोटेट करने से, ठीक है। तो समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया तो अब हम आपको एक और शॉर्टकट बता रहे हैं। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा था, ये बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था। यहाँ पर ऐसा
क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर ये दोनों सेम क्यों दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये दोनों जो है, ये दोनों मार्कर सेम है, मीन्स ये दोनों क्लोरीन सेम है, इसीलिए ये इसको हम ऐसे टर्न किए ना, तो पहले ऐसा था, अब इसको टर्न किए तो ऐसा दिख रहा है। बट अगर इस दोनों में एक डिफरेंट होता, जैसे मान लो यहाँ इस केस में, यहाँ देखो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों मार्कर अगर सेम नहीं होता तो इसके जगह हम मान लो कुछ और लेते हैं, तो ये मान लो ये है। तो अगर ये क्लोरीन, ऊपर वाला क्लोरीन या नीचे का कोई भी, ये दोनों में कोई डिफरेंट होता, देखो अगर ऐसा होता, तो अगर आप ऐसे टर्न लेते ना, समझ में आया कि नहीं, 180 से ऐसे टर्न लेते, तो फिर ये जो है अब इसमें चेंजिंग कर लाना पड़ता मुझे एग्जैक्टली, तब ऐसा नहीं दिखता। जैसे मान लो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों तो डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है ना, और ये दोनों भी डिफरेंट है, तो हम ये ले लिए हैं, ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों डिफरेंट। तो इसमें से अगर एक को फिक्स करके और एक ऐसे टर्न किए, समझ में आया, एक को फिक्स करके इसको मान लो फिक्स करो, जैसे है ना ये दोनों फिक्स, तो एक को टर्न करो ऐसे। तो देखो पहले क्या था, पहले ये मार्कर और ये रेड, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में, ये जो ऊपर है इस दोनों के बीच में डिस्टेंस, वो देखो, और टर्न करने के बाद देखो डिस्टेंस चेंज हो गया। लेकिन अगर ये दोनों मार्कर सेम है, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, जैसे यहाँ ये दोनों सेम है अगर, तो अगर आप पहले और बाद में कंपेयर करो डिस्टेंस का, अब हम डिस्टेंस पर आते हैं, तो पहले देखो, पहले ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, मीन्स ये दोनों क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस, और इसको टर्न करो ऐसे, अब देखो अब ये बन गया है ऐसा 4 के जैसा, ऐसा ही है ना। तो पहले ऐसा था, तो दोनों ऊपर वाले मार्कर, दोनों मीन्स ये दोनों क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस मान लो कुछ है, मान लो क्या है, मान लो 1 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, अब अगर ऐसे टर्न करेंगे तो कोई सोच रहा होगा ऐसे टर्न किए तो फिर तो ये क्लोरीन नीचे आ गया, यही ना, टर्न करने से ये क्लोरीन नीचे आ गया, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज हो गया। ठीक है, बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा। तो डिस्टेंस अगर चेंज हो गया ये दोनों के बीच में, पहले था ये डिस्टेंस और अभी ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। बट ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसको आपने ऐसे टर्न कर दिया, तो देखो अब ये दोनों मार्कर तो सेम ही है, ये दोनों क्लोरीन तो सेम ही है कि नहीं? तो ये दोनों क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस आप ले रहे थे, अभी आप इस दोनों के बीच में ले रहे हैं। तो आपको कैसे पता कि ये दोनों क्लोरीन टर्न नहीं किया है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो अगर आप पहले आप ये दोनों क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच में, मीन्स ये दोनों ऊपर का मार्कर के बीच में ले रहे थे, और अगर आप ऐसे टर्न कर दिए टोटल मॉलिक्यूल को ही, तो अभी देखो ये दोनों क्लोरीन नीचे आ गया, यही हुआ है ना, ये दोनों नीचे आ गया। तो दोनों नीचे वाले का डिस्टेंस अभी भी सेम है या डिफरेंट है, ये बताओ? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी उतना ही होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही। तो आपको कैसे पता कि ये दोनों जो है टर्न नहीं हुआ है? ये दोनों भी अगर 180 से रोटेट कर गया तो फिर तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम ही है। बेसिकली आप इसी को अपोजिट साइड से देख रहे हो, या इसको आप ऐसे टर्न कर दिए हो, तो इसका मतलब दोनों सेम है। समझ में आया? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों क्लोरीन सेम था। लेकिन अगर आप इसकी जगह कुछ और रख देते, मान लो ये क्लोरीन नहीं होता, यहाँ क्लोरीन नहीं होता, कुछ और होता, क्या रखें यहाँ? मान लो यहाँ पर ब्रोमीन रख दिया, ठीक है? तो मान लो यहाँ ब्रोमीन होता, तो अब देखो, अब आपको पता चल जाता कि ये क्लोरीन नीचे आया है या वहीं है। समझ में आया? तो ये नीचे अगर आएगा तो यहाँ दिखेगा, तो फिर ब्रोमीन को ऊपर जाना पड़ेगा, या अगर ऐसा ही है तो आपको ब्रोमीन दिख जाएगा कि कहाँ है।
क्लियर? तो ऐसे केस में आप पता लगा लेंगे, बट पिछला केस में ये बताना मुश्किल है, ठीक है। और दोनों सेम एटम है। पिछला केस जो था ओरिजिनल, उसमें क्या था, दोनों था क्लोरीन, तो दोनों सेम था ये दोनों। तो आप डिस्टेंस यहां से भी ले सकते हैं और यहां से भी ले सकते हैं। तो देखो, पहले मान लो ये है 1 सेंटीमीटर और ये दोनों, इस दोनों के बीच में मान लो 1.5 है, मान लेते हैं। तो अभी भी देखो उतना ही है। ये देखो, एक ये दोनों क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस अभी भी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहां जितना होगा उतना ही होगा ना, और ये डायगोनली 1.5 अगर था तो उतना ही है। सिमिलरली हाइड्रोजन को ले लो। हाइड्रोजन देखो, इस क्लोरीन से मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, तो अभी भी देखो उतना ही है। और ये डायगोनली इससे मान लो 1.5 है, तो अभी भी देखो उतना ही है। तो दोनों में चेंजिंग क्या हुआ, डिस्टेंस तो सेम ही है। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं आपको समझ में आ गया है। चलो तो बताओ, 1 और 2, ये 2 था, 1 और 2 क्या होगा, 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लेकिन 3 और 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं तो हम मेंशन कर देते हैं कि जैसे मान लो ये दोनों के बीच में, ये इसको अगर हम D1 नाम देते हैं, तो यहाँ भी देखो इसको अगर D2 देते हो तो क्या होगा, D1 और D2 दोनों सेम ही होगा। समझ में आया? तो ये D1 और D2 ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो D1 एंड D2 आर सेम। क्लियर? तो डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है इसका मतलब क्या है, बोलो। डिस्टेंस अगर सेम है इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है वो, ठीक है। बट यहां पर डिस्टेंस नॉट इक्वल टू D1 और D2 इक्वल नहीं है। क्लियर? तो यहां पर डिस्टेंस जो है चेंज है, इसका मतलब क्या है कि 1 और एंड 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो उसको लिख लो, 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर RGI। बट 3 एंड 4 नहीं है, बट 3 एंड 4 आर नॉट GI, ठीक है। तो अब आते हैं कंडीशन पर। अब देखो ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों हुआ। तो दोनों में आप देखो एक चीज, यहां पर क्या था, ये दोनों सेम नहीं था, बट यहां पर ये दोनों सेम है, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो रहा था। समझ में आया? तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि जिस कार्बन से, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन फॉर GI इन CC डबल बॉन्ड। तो CC डबल बॉन्ड के केस में देख रहे हैं हम। तो जिस कार्बन से ये दोनों एटम अटैच है, मींस बॉन्ड बनाया हुआ है, उस कार्बन को देखना है, ठीक है। सिमिलरली यहां भी इस कार्बन से ये दोनों एटम है अटैच, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आपको क्या देखना है, ये दोनों एटम या ग्रुप कुछ भी हो, तो वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट होता, ठीक है, यहां तो है ये दोनों डिफरेंट है, बट कहीं भी या तो यहां या यहां, ये दोनों जगह डिफरेंट होना चाहिए। इसमें देखो ये दोनों सेम हो सकता है, ठीक है, ये दोनों सेम हो सकता है, लेकिन ये दोनों मीन्स जिस कार्बन से दोनों एटम या ग्रुप अटैच है वो सेम नहीं होना चाहिए। ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए आपस में, ये दोनों नहीं होना चाहिए सेम। क्लियर? इसका मतलब अगर यहां ले हम ये केस, तो ये दोनों Cl नहीं होना चाहिए। अगर आप इस दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो, ये दोनों तो ऑलरेडी डिफरेंट है, बट ये दोनों सेम है, इसमें से आप किसी को भी डिफरेंट कर दो, मान लो इसकी जगह ब्रोमीन कर दिए, तो देखो अभी ये है D1 और यहां पर हाइड्रोजन चला गया ऊपर और ये होता नीचे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि ये यहां देखो A और B ये दोनों इस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है,
यही ना। तो ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, सिमिलरली सी और डी इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हमने कलर भी डिफरेंट रखा है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट कलर का और ये दोनों डिफरेंट कलर का है। ठीक है, हालांकि चारों डिफरेंट है, बट चारों डिफरेंट होना कोई कंपलसरी नहीं है। सिर्फ ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, GI। तो आपको ये सब है गिवन कंपाउंड, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है ऐसा जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसका होगा, मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको बस वो सेलेक्ट करके बताना है कि किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है और किस में नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करो, इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पहले लिखो नोटबुक पर और पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो जल्दी। हो गया? चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसमें बताओ, फर्स्ट नंबर में इसमें GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं? ये तो बहुत आसान है। यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी लो, दोनों में देखो इधर भी और इधर भी दो दो हाइड्रोजन है अटैच, मीन्स दोनों सेम एटम। तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये कैसा होगा, ये डबल बॉन्डेड, ये दोनों कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यही ना। तो कोई भी एक साइड, चाहे इधर या इधर, ये दोनों सेम हो गया, या ये दोनों कोई भी एक भी साइड अगर सेम होता तो वो GI नहीं शो करता। ठीक है, तो इसमें तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट सेकेंड में देखते हैं, बोलो इसमें क्या है। इसको नहीं तो नंबरिंग कर देते हम, ये कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब देखो 2 और 3 के बीच में है डबल बॉन्ड, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसा, 2 और 3 के बीच में है डबल बॉन्ड, तो यहाँ मान लो 2 और 3 ये दोनों कार्बन है, और 1 नंबर कार्बन जो है वो 2 से बॉन्डेड है, तो यहाँ लिख लो ये 1 नंबर कार्बन, यही ना। तो नंबरिंग हम यहाँ कर देते हैं 1 2 3। देखो sp2 कार्बन है ये 2 और 3, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर और यहाँ पर होगा 120 डिग्री, यही ना। ये दोनों हम लिख दिए। अब ये कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है 1 नंबर कार्बन के पास, तो लिख दो यहाँ। और 2 नंबर के पास, ये कार्बन नंबर 2 के पास अब एक और है क्या, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है 2 नंबर से बॉन्डेड है ना, और कार्बन नंबर 3 इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बताओ इस बार देखो ये दोनों सेम आ गया, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों डिफरेंट है, बात सही है, ये दोनों डिफरेंट है, बट ये दोनों तो सेम है। तो अगर ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया तो मॉलिक्यूल सेम ही दिखेगा। ठीक है, अगर इसको आप नीचे लाए और इसको ऊपर लाए और फिर अगर 180 से टर्न कर दिए तो वो ऐसा ही दिखेगा। चलो, तो इसमें GI पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें बताओ, यहाँ पर नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब सबके लिए ये दिखाना जरूरी है क्या, या खुद से सोच सकते हो? चलो इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये 1 और 2 के बीच में है डबल बॉन्ड, तो 1 और 2। ठीक है, ये 1 और ये 2। 1 नंबर कार्बन से बताओ, देखो दो हाइड्रोजन, तो दोनों सेम आ गया, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लिखना है तो हम लिख दे रहे हैं। ये कार्बन नंबर 2 से 3 है डायरेक्टली अटैच, और 3 से 4, तो ये 2 से 3 और ये 3 से 4। और देखो 3 नंबर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और 4 नंबर के पास 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन। यहाँ 1 नहीं, एक और होगा हाइड्रोजन, ये नहीं तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको CH2 कर लो।
अब बताओ, हाँ यहाँ क्या था, कार्बन नंबर 2 से यहाँ हाइड्रोजन था अटैच, यही होगा ना। अब बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ भी ये दोनों हाइड्रोजन सेम आ गया तो नहीं होगा, क्लियर। तो इसमें भी नहीं होगा। इसमें बताओ ये कैसा दिखेगा इस बार, 1 2 3 4, तो ये कैसा दिखेगा, ये दोनों कार्बन 2 और 3, 2 से देखो 1 है अटैच तो मान लो ये है 1, और 3 से 4 मान लो ये 4, तो ये CH3 है और हाइड्रोजन है, और यहाँ कार्बन नंबर 2 से CH3 है और एक हाइड्रोजन है, यही है ना। तो इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 और ये 4। इसमें पॉसिबल है या नहीं बोलो। इस बार देखो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो इसमें होगा, ठीक है, इसमें होगा। क्यों होगा, अगर आप इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ लाए तो डिफरेंट दिखेगा वो, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसमें अगर होगा तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि फिर होगा दूसरा तो उसको भी दिखाओ, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी अगर दिखाओ तो वो कैसा होगा। तो आप क्या करेंगे, एक बार CH3 नीचे है, अब ऐसा नहीं कि दोनों CH3 को नीचे है अभी है तो दोनों को ऊपर कर दो, तो फिर तो वो सेम ही हो जाएगा। तो किसी एक को फिक्स करो, एक को फिक्स कर दिया और इसको रोटेट कर देंगे हम। ये दोनों अगर इंटरचेंज हो गया तो उसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जो कंडीशन है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। तो इसको फिक्स कर दो, मान लो ये फिक्स है और ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो देखो ये फिक्स है और इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे लाओ, तो देखो अभी देखो ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस और यहाँ देखो चेंज हो गया, समझ में आ रहा है ना। बट अगर आप इसमें लेते, इसको अगर आप नीचे और इसको ऊपर, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। डिस्टेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा था, क्योंकि अगर आप इसको नीचे लाते तो पहले ये देखो हाइड्रोजन से जितना था, अभी ये नीचे आने के बाद ये हाइड्रोजन से उतना ही है। तो आप सोच रहे होंगे पहले वो वाला हाइड्रोजन था अभी वो वाला हाइड्रोजन, अरे दोनों हाइड्रोजन तो सेम ही है ना, किसी भी हाइड्रोजन से हम चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ देखो ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में और ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस चेंज है, ठीक है। हाँ अगर यहाँ भी हाइड्रोजन होता तो फिर ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, तो इसका मतलब 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। चलो नेक्स्ट 5 में बताओ। अब देखो अब बार बार सबको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। देखो ये CC डबल बॉन्ड में, नहीं तो हम इसको लिख दे रहे हैं, CC डबल बॉन्ड में देखो क्या है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और यहाँ क्लोरीन और ड्यूटेरियम है। तो ये है मान लो हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, और यहाँ ड्यूटेरियम और क्लोरीन। तो देखो इसमें ये और ये चेंज है, ये भी और ये भी, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। और वो कैसा दिखेगा, किसी एक को फिक्स कर दो या इसी को फिक्स कर दो और इस दोनों को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, तो इसमें होगा। सिमिलरली इसमें बताओ, यहाँ भी देखो ये दोनों और ये दोनों देख लो, ये दोनों चेंज है और ये दोनों भी डिफरेंट है, तो इसमें भी होगा। इसमें बताओ, इसमें देखो ये CC डबल बॉन्ड यहाँ है, तो CC डबल बॉन्ड, ठीक है, और इससे अटैच बेंजीन है और दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और फिर COOH, तो लिख दो उसको। यहाँ पर बेंजीन है, हम लिख दिए, ठीक है, बेंजीन, और दूसरा है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और COOH, ठीक है। तो देखो इसमें होगा कि नहीं, इसमें होगा, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है। तो एक बात देखो, ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, ठीक है, या इसी दोनों को हम लिए तो ये दोनों अपोजिट साइड में है। अब इसको फिक्स करके इसको इधर लिखो, हम लिख दे रहे हैं, मान लो इसी को ऐसे अगर लिखते हैं तो कैसा दिखता, ये मान लो फिक्स कर देते हम, ठीक है, और इसको इंटरचेंज, तो हाइड्रोजन ऊपर और COOH नीचे, तो देखो ये दोनों डिस्टेंस पहले और अभी चेंज हो गया, ठीक है। या हाइड्रोजन को ही बात करो तो अभी जो डिस्टेंस है और अभी जो डिस्टेंस है दोनों डिफरेंट होगा,
तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, यही ना। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्लियर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 8 नंबर में, बताओ। ये तो आसान है, ये भी वैसा ही दिख रहा है। यहाँ भी देखो, बस ये बेंजीन की जगह साइक्लोहेक्सेन है, बाकी सब CH3 और हाइड्रोजन डिफरेंट है, और ये हाइड्रोजन और ये डिफरेंट है। यहाँ भी होगा। इसमें देखो, इसमें ये दोनों सेम हो गया ना, ये दोनों सेम हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आपको वही काम करना है। यहाँ भी आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन सा नहीं शो करेगा। यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा काम करना है आपको। देखो, इसमें 3 है डबल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड इस बार 3 है, और इसमें भी इसमें कितना है, 2 है, यही ना। तो आपको ये भी बताना है, एक तो ये बताना है कि इसमें इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। और ये भी बताना है कि अगर पॉसिबल है तो कौन से डबल बॉन्ड में। यहाँ पर कितना है, 3, तो किस में पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है और कहाँ नहीं है। अगर नहीं है तो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। अगर एक भी पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, यस, कि इस कंपाउंड में पॉसिबल है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है इस दोनों में, ठीक है। अभी आपको ये नहीं लिखना है, पहले आप ये दोनों नोटबुक पर लिख करके इस दोनों को खुद से पहले ट्राई करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो हो गया। चलो देखते हैं 1 बाय 1। पहले आंसर बताओ, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। तो आंसर इज यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, इसमें पॉसिबल है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है, 3, तो कहाँ पर पॉसिबल है वो आपको बताना है। तो देखो, इस कार्बन में और ये कार्बन, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन है, मीन्स दोनों सेम एटम है ना। और यहाँ भी देखो, तो यहाँ और यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ और यहाँ पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर, यहाँ देखो, ये वाला कार्बन, नहीं तो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 के बीच में देखो, ये थर्ड कार्बन से ये कंप्लीट ग्रुप अटैच है, मीन्स बॉन्ड बनाया हुआ है, और फिर हाइड्रोजन है। नहीं तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, ये कार्बन नंबर 3 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल 120, sp2 है ना दोनों, तो ये 3 और 4 है, इसको मान लो, नहीं तो हम नंबरिंग भी कर देते हैं, ये 3 और 4। अब बताओ, 3 कार्बन से एक तो ये ग्रुप अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को भी लिख दे रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ पर हाइड्रोजन को लिख दिए। फिर क्या है, 5 और 6, तो ये है 5 कार्बन, और देखो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो 5 नंबर कार्बन पर देखो, एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पर 120 एंगल पर, क्योंकि यहाँ भी sp2 है कार्बन, फिर यहाँ भी 120 एंगल, तो यहाँ देखो ये दोनों हाइड्रोजन है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ ये 2 नंबर का कार्बन 3 से बॉन्डेड है, तो ये, और इस बीच में डबल बॉन्ड है, तो फिर देखो यहाँ 120, यहाँ भी sp2 है, तो ये होगा 120 एंगल, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दिख रहा है ना। तो अब बताओ, ये है 1 2 3 4 और ये 5 और 6, यहाँ पर एक बॉन्ड और होगा, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो देखो ये दोनों सेम, यहाँ भी है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर पॉसिबल है, कैसे, देखो अभी ये दोनों हाइड्रोजन
सेम साइड है, आप इसको फिक्स कर दो और ये हाइड्रोजन को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे लाओ, समझ में आ रहा है ना, तो वो दूसरा पॉसिबिलिटी होगा। तो इसको आप टर्न कर दो ऐसे, तो ये नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, तो दूसरा पॉसिबिलिटी वो होगा। ठीक है, या उसको भी दिखा दे, या इतना तो सोच ही सकते हो कि आपको क्या करना है, इसको नीचे लाना है और हाइड्रोजन को ऊपर, इसको फिक्स रखना है। तो हाइड्रोजन अगर ऊपर चला गया तो अभी देखो हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है और ये हाइड्रोजन को ऊपर ले गए तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर तो होगा बट यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और यहाँ भी ये दोनों सेम है। तो इसमें जो 3 था डबल बॉन्ड, उसमें क्या होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, बट यहाँ होगा। क्लियर? चलो इसमें बताओ, इसमें आप खुद से दिमाग लगाओ, बोलो क्या होगा इस बार। इसको भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ कहाँ होगा, देखो ये दोनों, यहाँ पर ये ग्रुप और हाइड्रोजन डिफरेंट है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये टोटल ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ तो होगा। ठीक है, यहाँ तो होगा। यहाँ पर देखो ये दोनों कार्बन, ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों डिफरेंट, तो यहाँ भी होगा। समझ में आ रहा है ना? या इसको भी हम लिख दें, तो यहाँ दोनों में पॉसिबिलिटी है, नहीं तो हम इसको भी लिख दे रहे हैं। मान लो ये 2 3, ये है 2 3 कार्बन, फिर ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5, ठीक है, और ये है कार्बन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें देखो ये sp2, ये sp2, ये यहाँ से यहाँ तक 2 से लेके 5 तक सारे sp2 है, सबने डबल बॉन्ड बनाया है ना कार्बन कार्बन में, तो यहाँ से यहाँ तक सारे होगा 120 एंगल। ये लास्ट है, ये CH3 और ये कार्बन है 5 नंबर का, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और 1 नंबर कार्बन यहाँ है। ठीक है, यहाँ होगा हाइड्रोजन, 3 नंबर पर एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ 4 में भी हाइड्रोजन, ऐसा है सिचुएशन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है दोनों यहाँ और यहाँ, इसमें डिफरेंट ग्रुप है या नहीं। तो देखो ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, फिर इस दोनों का देखो ये और ये डिफरेंट है, मीन्स इसमें कोई भी सेम नहीं है, ये और ये डिफरेंट है, तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ कैसे होगा, इसको नीचे करो इसको ऊपर करो, तो अभी देखो हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है और इसको ऊपर ले गए तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या करो, इसको टर्न कर दो, इसको अगर आप नीचे रखोगे और हाइड्रोजन को ऊपर, तो देखो हाइड्रोजन का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ और यहाँ दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। क्लियर? चलो, तो हम मान के चलते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट नोट में लिखो, अल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू इट्स लीनियर ज्योमेट्री अराउंड CC ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया? तो ट्रिपल बॉन्ड है CC ट्रिपल बॉन्ड जब है अल्काइन में क्या होता है, CC ट्रिपल बॉन्ड ही होता है ना। तो CC ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो हाइब्रिडेशन क्या है कार्बन का, sp, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, याद है या भूल गए? इस केस में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो आप, नहीं तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ मान लो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर कुछ है Br है, तो देखो अब इसमें क्या चेंजिंग करोगे, कंडीशन क्या था Gi का, डिस्टेंस शुड बी चेंज, तो आप इसमें क्या करोगे, ये लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर को आप क्या चेंज करोगे, आप इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख सकते हो या इसको यहाँ से उठा के यहाँ, तो बॉन्ड एंगल क्या है यहाँ, बॉन्ड एंगल तो 180 डिग्री है, ये है ना 180, तो ये 180 डिग्री है। तो आप इसको अगर यहाँ रखें, जैसे मान लो कोई सोचेगा कि इसको यहाँ रख दिए, तो देख लो अगर आप यहाँ रख दिए तो देखो ये दोनों सेम ही है, इसी को ऐसे टर्न करके देखो। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, और डिस्टेंस की जब बात है
यहाँ पर। तो देखो अभी ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का जो डिस्टेंस है अभी भी उतना ही है, समझ में आ रहा है ना। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, लीनियर है ना ज्योमेट्री, समझ में आया। तो ये लीनियर है ज्योमेट्री, इसलिए इस केस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आते हैं अब हम लोग होमवर्क पर। ये है लास्ट लेक्चर का होमवर्क और ये है आज का होमवर्क। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें देखो दो है डबल बॉन्ड, तो आपको ये भी बताना है कि कौन सा, अगर ये शो कर रहा है तो इस दोनों में से कौन सा कहाँ पर शो करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, चलो आते हैं हम यहाँ पर। इसका आंसर है बी। इसमें आपको क्या पूछ रहा था, परसेंटेज इनॉल कंटेंट बताना था, यही ना। तो ये है दो कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड आपको गिवन था, तो आपको परसेंटेज इनॉल कंटेंट का दोनों में रिलेशन फाइंड करना था। तो देखो ये कैसा है, ये दोनों ही बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, ये सब हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो दोनों का इनॉल फॉर्म जो होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, होगा ना। तो इस दोनों में से कोई एक कन्वर्ट होगा इनॉल में, सिमिलरली यहाँ। तो अगर हम इसका इनॉल फॉर्म लिखें तो कैसा दिखेगा, अगर इसका लिखोगे इनॉल फॉर्म तो ये होगा CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और CH3, यही होगा। तो इस दोनों में यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों, डेल माइनस और ये डेल प्लस। ठीक है, तो ये इनॉल फॉर्म है ए का, तो यहाँ पर हम इसको नहीं तो A डैश कर देते हैं। सिमिलरली बी का इनॉल फॉर्म अगर लिखोगे तो कैसा दिखेगा, इस बार है क्या, CH3 की जगह ये बेंजीन रिंग, यही ना, यहाँ दोनों। तो ये होगा कैसा, ये है बेंजीन और ये COH, यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, C डबल बॉन्ड O और फिर PH मीन्स फिनल रिंग मीन्स बेंजीन। ठीक है, तो देखो यहाँ भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये फैक्टर तो दोनों में कॉमन है। आपको जब रिलेशन फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, जहां पर डिफरेंस नजर आ रहा है उसमें आपको, वहां पर आपको कंसंट्रेट करना है। तो देखो दोनों में कहाँ कहाँ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये और ये, बाकी सब सेम है। तो आपको ये और ये चेंज है, तो आपको उसके मीन्स आपको सोचना है क्या कि इसकी जगह अगर पीएच आ गया तो क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, तो देखो इसके जगह आ गया है ये, तो आपको ये सोचना है कि ये जो दोनों बन रहा है ये क्या है, बी डैश है, ये ना। तो ये क्या है, इसका इनॉल फॉर्म और ये इसका इनॉल फॉर्म। तो सवाल ये है कि इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, यही ना। तो बताओ यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये यहाँ भी है, बट यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन के बगल में कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड, यही ना। तो बेंजीन के बगल में है ये कार्बन और डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस इसमें ज्यादा होगा। ऑक्सीजन जो लोन पेयर है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, तो वो तो रेजोनेंस यहाँ भी है, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के बगल में कंजुगेटेड, वो तो यहाँ भी है, रेजोनेंस करेगा और यहाँ भी। तो ये सब कॉमन है, सिर्फ जो डिफरेंट था जहाँ पर वो हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं हम, जिससे कि कंपेयर कर सके। तो ये बेंजीन आ गया यहाँ से भी और इधर से भी और इधर से भी, तो दोनों साइड से अब रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये कंपेयर टू दिस ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बी जो है, बी का इनॉल फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है, मीन्स परसेंटेज में ज्यादा होगा इनॉल फॉर्म। तो हाँ, अब कोई सोच रहा होगा कि रेजोनेंस तो पहले भी था जब ये कीटो फॉर्म में था ज्यादा, यही ना, कीटो फॉर्म में था तो भी ज्यादा था। तो हम जो कंपेयर कर रहे हैं पहले रेजोनेंस था और बाद में रेजोनेंस हुआ है,
बात सही है, बट पहले जो रेजोनेंस था वो था CO के साथ, अभी CC डबल बॉन्ड जो आ गया, तो अभी देखो CC डबल बॉन्ड के आने से क्या हुआ, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है और ये बेंजीन रिंग भी रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, पहले क्या था, ये बेंजीन रिंग सिर्फ CO के साथ था रेजोनेंस में, अभी ये बेंजीन रिंग क्या हुआ, इनॉल फॉर्म बनने से भी ये क्या हुआ, रेजोनेंस अभी भी कर ही रहा है। ये जो था ये पार्ट, ये तो यहाँ भी है, कॉमन है, तो इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है आपको। बट यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, और इधर से भी ये लोन पेयर, यहाँ भी इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, और एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा फैक्टर आया है, और ये फॉर्म बनने का बेनिफिट क्या है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, बट यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं है। ठीक है, तो इससे तो ये फॉर्म जो है इस फॉर्म से बनने का टेंडेंसी ज़्यादा है, मीन्स इनॉल फॉर्म बनने का टेंडेंसी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो सवाल यह था कि दोनों में ज़्यादा कौन सा था, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा रेजोनेंस है, इसीलिए ये इनॉल फॉर्म में ज़्यादा होगा परसेंटेज। क्लियर, तो आंसर इज बी। ठीक है, और ये है आज का होमवर्क, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कहाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी।